हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज करने वाले हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से इस खूबसूरत से आर्टिकल को ट्वीक द टेक, इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है एमजी नरेगा स्कीम, जिसमें गांवों के अंदर 100 दिन का रोजगार मिलता है सभी को। इस स्कीम में करप्शन को रोकने के लिए सरकार ने जो नई टेक्नोलॉजी लगाई है, कैसे वो टेक्नोलॉजी कुछ मज़दूरों को स्कीम में एनरोल होने से रोक रही है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं और सब लोग इंटरनेट को चलाना नहीं जानते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आर्टिकल पढ़ो और हर क्वेश्चन को क्लास के लास्ट में सॉल्व करना है। जो इस क्लास में सीखोगे ना, वही इस क्विज़ के ऊपर अप्लाई होगा। सॉल्यूशंस तभी करवाऊंगा लास्ट में क्लास के। आइए कुछ नया सीख। कह रहा है जी ट्वीक द टेक। देखिए, टेक का मतलब होता है जी टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक। और ट्वीक जो है ना, ये एक वर्ब है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। ये ट्वीक वर्ड बना कैसे है आपको समझा देते हैं। अगर आप अपने हाथ में किसी भी मुलायम सी चीज़ को लेकर के अपनी उंगलियों के बीच में चुटकी बना के उसको मसलेंगे, जैसे आपने आटा ले लिया, कोई पौधे का पत्ता ले लिया है ना, हल्का सा आप उसकी शेप को चेंज करेंगे ना अपनी चुटकी में मसल करके, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्वीक करना। समझ गए? तो अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपने हाथ में चुटकी में लेकर के किसी चीज़ को आप मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, वैसे ही ट्वीक वर्ड को छोटे मोटे बदलाव के लिए यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। समझ पा रहे हो ना? इसमें अब चुटकी में कुछ नहीं लेना। जैसे चुटकी में लिया और कुछ आपने थोड़ा सा बदल दिया, उस चीज़ का शेप बदल दिया, वैसे ही अगर आप आम जीवन में किसी चीज़ को थोड़ा बहुत बदलना चाहें तो ट्वीक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, टेक क्यों ट्वीक करनी है। कह रहा है जी, फ्लॉड टैक्स सोल्यूशंस आर डिटरिंग इंडियाज रूरल पुअर फ्रॉम एक्सेसिंग देयर एंटाइटल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। कह रहा है जी, बदली हुई जो टेक्नोलॉजी है, जो फ्लॉड टैक्स सॉल्यूशंस हैं। टैक आप समझते ही हैं, सॉल्यूशन मतलब उपाय, फ्लॉड मतलब खराब, जिसमें कुछ फॉल्टी पना हो, जिसमें कुछ डिफेक्ट हो। कह रहा है जी, जो खराब टैक के सॉल्यूशन है ना, ये डिटर कर रहे हैं, ये रोक रहे हैं। डिटर करना यानी रोकना। और किसको रोक रहे हैं भाई? ये रोक रहे हैं भारत के रूरल पुअर को, ऐसे पुअर को, ऐसे गरीब को जो गाँवों में रहता है। और किस चीज़ से रोक रहे हैं? फ्रॉम लगा के बता रहे हैं। एक्सेस करने से रोक रहे हैं, पहुंच बनाने तक रोक रहे हैं उनके एंटाइटल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को, उनके उस रोज़गार की प्रोग्राम को जिसका उनको एंटाइटलमेंट है, जिसका उनको हक है। तो भारत के गांव के गरीबों को हक मिला हुआ है कि 100 दिन का रोज़गार, 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट तो सरकार से उनको मिलेगी। तो ये जो एंटाइटल्ड प्रोग्राम है ना 100 दिन का, इसमें भी टेक्नोलॉजी लगने की वजह से बहुत सारे गरीब हैं गाँव वाले, जो इस प्रोग्राम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए सेंटेंस? थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड है तो 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, आगे पढ़ोगे तो इजी आर्टिकल है। टेक सॉल्यूशंस आपका सब्जेक्ट है, आर डिटरिंग इसकी वर्ब है। डिटर करना यानी किसी को रोकना। अब डिटर वर्ब ऐसे ही चलेगी जैसे आपके सामने लिखी गई है। डिटर समवन फ्रॉम समथिंग। आप किसी को कुछ काम करने से रोक रहे हो, जैसे मैंने आपको पढ़ाई करने से रोक दिया, तो आई विल डिटर यू फ्रॉम स्टडिंग। तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से उस काम को बताना है जिससे आप किसी को रोकना चाह रहे हो। अब ये डिटर वर्ब को स्टॉप करना, डिस्करेज करना, प्रिवेंट करना भी बोलते हैं, और चारों ही वर्ड्स इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अब जहाँ भी इनको देखें, बार बार इस स्ट्रक्चर को आजमा के देखना ताकि आपके दिमाग में बैठे। चलो, अच्छा, फ्लॉड मैंने आपको बता दिया, जिसमें कमियां हो, जिसमें कुछ गलतियां हो, डिफेक्टिव या रॉन्ग या फॉल्टी चीज़ को बोलते हैं फ्लॉड। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की वोकैब आपको दिखाएंगे सारी, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। उसी के साथ में एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर से दो क्लास को, ताकि आगे दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाई टी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो जी, वोकैब शीट पे आ जाओ। आज के वर्ड्स हैं अपने पास 1 2 3 4 5।
फॉर्मिडेबल, ये शीट आप समझ रहे हो ना, रोज़ की डेट लग गई है इसमें, एडिटोरियल का टाइटल, उसका लिंक भी अभी आ जाएगा जब एडिटोरियल रेडी होगा, उसकी टोन, उसकी डेट। तो वोकैब को अब आप डेट के हिसाब से पढ़ सकते हो जब भी कोई भी एडिटोरियल आप पुराना पढ़ना चाहो। इनफैक्ट आप सीधे ये शीट खोलो, पहले वोकैब पढ़ लो किसी भी दिन की, फिर वीडियो के लिंक पे क्लिक करोगे, वो वीडियो यूट्यूब पे चलने लगेगी। ईजी हो गया सबके लिए। चलिए, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसके नाम से ही आपको डर लगे, क्योंकि वो इतनी मुश्किल है करना, या इतना बड़ा है वो काम जो आप सोच भी नहीं सकते करना। समझ में आई बात? मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ। कोई आपको ये बोले 4 दिनों में मेंस की तैयारी करनी है और मेंस को क्रैक करना है, तो कितना भी तैयार स्टूडेंट हो, 4 दिनों में मेंस की तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। तो ये एक फॉर्मिडेबल टास्क है जिसको सुनते ही आपको कभी छूटेगी। समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंप्रेसिव बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड फियरसम। चलिए, 3 people lost their lives while accomplishing the formidable task of scaling this mountain। 3 लोगों ने खो दिया अपनी ज़िंदगियों को, लूज़ कर दिया अपनी लाइफ्स को। और कब? जब वो अकॉम्प्लिश करना चाह रहे थे, पूरा करना चाह रहे थे इस फॉर्मिडेबल से टास्क को, इस बड़े ही कठिन काम को, जो था स्केल करने का इस माउंटेन को, चढ़ाई करने का इस पहाड़ पे। स्केल द माउंटेन का मतलब होता है किसी पहाड़ की चोटी पे पहुंचना चढ़ाई करके। फॉर्मिडेबल को डॉन्टिंग, इंटिमिडेटिंग, फियरसम भी बोल सकते हैं। सब सिंपल से वर्ड्स हैं, सारे सिनोनिम्स हैं इसके। एक इडियम भी यूज़ होती है इसके लिए, अ टॉल टास्क और टॉल ऑर्डर। इसको हरक्यूलियन भी बोला जाता है। हरक्यूलियन नाम का वन वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन मिशन, हरक्यूलियन, है ना। तो आज डॉन्टिंग नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, लेकिन बाकी वर्ड्स भी दिमाग में बिठाओ। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। अगला आपका वर्ड है जी इम्पोवरिश। बड़ा आसान है इसको याद करना, ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम है नहीं। पॉवर्टी आप जानते हैं, पुअर तो जानते ही होंगे। पुअर से बनी है पॉवर्टी, गरीब से बना है गरीबी। और पॉवरिश का मतलब होता है किसी को पुअर बनाना। और इम्पोवरिश जो करेक्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को पॉवर्टी की अवस्था में लाना, या इसको बोलते हैं वंचित पने की अवस्था में लाना। जनरली पैसे से ही पॉवर्टी गिनी जाती है, तो इम्पोवरिश का मतलब यही है कि आप किसी को पैसे से वंचित कर रहे हैं, उसको वंचित की अवस्था में ला रहे हैं। ये एक वर्ब है, यूज़ करके दिखा देते हैं। द वॉर में इम्पोवरिश हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। वॉर हो सकता है पुअर बना दे, हो सकता है इम्पोवरिश कर दे कंट्री की आधी जो है पॉपुलेशन को, आधी आबादी को। अब देखो, पुअर बनाने को, गरीब बनाने को रूइन या बैंकरप्ट करना भी बोलते हैं, दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। एडजेक्टिव फॉर्म है इस वर्ड की इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड, ऐसा आदमी जो अभी अभी पुअर बना है। आ रही बात समझ में? पहले पैसे वाला था, सब ठीक ठाक था, लेकिन कुछ घटना हुई, उसके बाद से वो इम्पोवरिश्ड है, गरीब हो चुका है। चलिए, एट्रीब्यूट। देखिए, एट्रीब्यूट एक नाउन भी है और एट्रीब्यूट एक वर्ब भी है। नाउन वाला मीनिंग मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। नाउन वाले मीनिंग में एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ की खासियत। जैसे इस कोर्स के ये एट्रीब्यूट हैं कि इससे आपको ये वाली नौकरी मिलेगी और आप ये चीज़ें सीख जाएंगे। जैसे इस गैजेट के ये एट्रीब्यूट्स हैं स्मार्टफोन के कि इसमें इतने GB की रैम है, इतना इसका स्क्रीन का साइज़ है और इतनी हार्डवेयर इसके इस तरह से हैं, कैमरा जितने हैं। तो वो नाउन फॉर्म है एट्रीब्यूट की। यहाँ पे यूज़ की जा रही है सर वर्ब फॉर्म, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ के रीज़न को बताना, किसी चीज़ के रीज़न को बताना। अब ध्यान से सुनना है वर्ब कैसे यूज़ होती है। एट्रीब्यूट समथिंग टू समथिंग या एट्रीब्यूट समवन टू समथिंग, हमेशा ऐसे ही यूज़ होगी वर्ब फॉर्म में। यूज़ करके दिखाता हूँ मैं। जैसे मैं यूँ बोल दूँ कि बढ़ा हुआ जो इन्फ्लेशन है खाने पीनों की चीज़ों में, उसका रीज़न है ख़राब मानसून और ख़राब हुई फसलें। तो मैं क्या बोलूँगा? राइजिंग इन्फ्लेशन इन खाने पीने की चीज़ें, इन फूड प्रोडक्ट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू बैड मानसून एंड क्रॉप फेलियर। चलो एक सिंपल सेंटेंस बनाता हूँ। मेरी कामयाबी की रीज़न है मेरा हार्डवर्क। तो माय कामयाबी, माय सक्सेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हार्डवर्क। बात समझ रहे हो? जिस भी चीज़ का जो रीज़न होता है तो आप उसको दूसरी चीज़ पे एट्रीब्यूट करते हैं, उसके रीज़न पे, और आप यूज़ करते हैं इस वर्ब को एट्रीब्यूट समथिंग टू समवन। यूज़ करेंगे आर्टिकल में 2-3 बार देखेंगे, तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा। याद रखें, एट्रीब्यूट और एस्क्राइब एक दूसरे की सिनोनिमस वर्ब्स हैं, दोनों ऐसे ही काम करेंगी। ठीक है, चलो एडवांस वर्ड है एट्रीब्यूट वर्ब फॉर्म में। लास्ट वर्ब है आज का, लास्ट के सेकंड लास्ट है ट्वीक। अभी आपको करवाया था, किसी भी चीज़ को थोड़ा मोटा चेंज करना, तोड़ना मरोड़ना। जैसे आप अपने हाथ की चुटकी में लेकर के किसी भी चीज़ की शेप बदलने की कोशिश करते हैं ना, कोई भी मुलायम चीज़ आपको पकड़ा दें, आप उसको अपनी चुटकी में लेके मसल के उसकी शेप को चेंज कर देंगे। तो हल्का फुल्का चेंज करने के लिए ट्वीक नाम की वर्ब को यूज़ करते हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू ट्वीक द वेलफेयर स्कीम्स टू मेक देम मोर एक्सेसिबल टू द पुअर। सरकार को ज़रूरत है आमूल चूल परिवर्तन लाने की
हल्के फुल्के बदलाव करने की, वेलफेयर की स्कीम्स में, भलाई की स्कीम्स में लोगों की, ताकि उनको और एक्सेसिबल बनाया जा सके, ताकि उनको और ज़्यादा पहुंच में लाया जा सके पुअर लोग के, गरीब लोग के। द पुअर यहाँ पे सभी गरीब लोगों की बात कर रहा है। थोड़े मोटे अमूलचूल परिवर्तन को बोलते हैं ऑल्टर या मॉडिफाई। दिस वर्ड यू विल एनकाउंटर इन द क्लास टुडे, ट्वीक, है ना। चलिए लास्ट वर्ड है फॉरगो। देखिए गो मतलब जाना और फॉर मतलब आगे। कोई ऐसी चीज़ थी जो आपके हाथ में आ सकती थी लेकिन आपने उसको आगे जाने दिया, यही कहलाता है फॉरगो। समझ रहे हो। आपको मौका मिला कहीं जाके घूम के आने का, लेकिन आपका एग्ज़ाम था तो आपने उस मौके को फॉरगो कर दिया क्योंकि आपको एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो कभी भी किसी चीज़ का जब आप त्याग करते हैं ना, छोड़ देते हैं उसको, किसी मौके को, तो उसके लिए इस वर्ड को यूज़ करना है, आगे जाना, 4+ में गो। शालिनी हैड टू फॉरगो एन अपॉर्चुनिटी टू मूव टू द US इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ हर यंग किड्स। शालिनी को जाने देना पड़ा, फॉरगो करना पड़ा, गिव अप करना पड़ा एक मौके को, एक अपॉर्चुनिटी को अमेरिका में मूव करने का। और क्यों गिव अप करना पड़ा भाई शालिनी को? ताकि वो अपने छोटे बच्चों की केयर कर सके। वहाँ चली जाती तो बच्चे कौन संभालता, है ना। तो गिव अप, रेलिंक्विश, इस तरीके से वर्ब यूज़ होती है। चलो अब मैं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स इसीलिए बना के लाता हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठें। इंग्लिश को जब तक हवा बनाओगे, अपनी रूटीन लाइफ में इंटीग्रेट नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें मुश्किल ही हैं। नेक्स्ट टाइम कोई मुश्किल काम मिले तो दिमाग में वर्ड आए ना, यार ये तो बड़ा फॉर्मेडेबल सा काम है। नेक्स्ट टाइम जब कुछ चीज़ जाने दो हाथ से तो बोलो ना भाई मैं इसको फॉरगो करने को तैयार हूँ। चलो आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी दे दें आपको किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल पता लगे। देखो जी, नरेगा में होता है करप्शन खूब। मैं खुद एक गवर्नमेंट ऑडिटर हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ। बहुत ऑडिट किया मैंने नरेगा की और मैंने देखा कि हर कदम पे करप्शन है। लेकिन इस करप्शन को रोकने के लिए मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत नरेगा में लगा दी डिजिटल अटेंडेंस। मज़दूर आएगा, अपना जो अंगूठा लगाएगा, उसकी अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस के आधार पे ही उसकी कैलकुलेशन होगी सैलरी की, उसकी फ़ोटोज़ ली जाएंगी, बीच में उसकी रैंडमली वीडियोस बनाई जाएंगी उसी फ़ोन के द्वारा, और ताकि इससे करप्शन रुक सके। अब देखो ये मामला तो सब ठीक है, बड़ा अच्छा किया सरकार ने, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें मज़दूरों को अपना आधार भी अपलोड करना होता है, अपने बायोमेट्रिक भी लगाने होते हैं। तो इंडिया में 50% से ज़्यादा मज़दूर नरेगा के अंदर इस पूरे काम को कर ही नहीं पा रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, या तो उनको नौकरी नहीं मिल रही है नरेगा में, या फिर उनके किए हुए काम के भी उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनके टेक्निकल जो है कुछ ग्लिचेज आ गए हैं पूरी पेमेंट की प्रोसेसिंग में। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि टैग लगाया अच्छा है, लेकिन टैग को ट्वीक करो, थोड़ा बदलाव लाओ। लोगों की सैलरीज लेट नहीं होनी चाहिए, कोई भी आदमी काम से वंचित नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का तभी फ़ायदा होगा जब करप्शन तो रुके लेकिन लोगों को काम भी उसी तरीके से मिलता रहे। आज की टोन एंड सजेस्टिंग सरकार को सजेस्ट कर रहा है। शुरू करते हैं आर्टिकल को, छोटा सा ही है, इंटरेस्टिंग है। कह रहे जी, MG नरेगा वॉज इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ सिक्योरिटी फॉर द रूरल पुअर, बट recent process improvements have ironically transformed it into yet another daunting government interface for the impoverished। कह रहे जी, MN नरेगा जो है, जिसको MG नरेगा भी बोलते हैं, इस स्कीम के 2-3 नाम है, बार बार चेंज हो रहे हैं। मोटा मोटा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। तो नया नाम इसका MG नरेगा है। कह रहे जी, जो मनरेगा स्कीम है, MG नरेगा है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था पैसिव वॉइस लगा के। क्यों इस्टेब्लिश किया था भाई? ताकि प्रोवाइड कर सकें एक डिग्री ऑफ सिक्योरिटी को। अब ये क्या होता है डिग्री ऑफ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, डिग्री का मतलब होता है लेवल, स्तर। तो किसी स्तर की सुरक्षा तो मिले, एक डिग्री ऑफ सिक्योरिटी तो मिले, ज़्यादा ना मिले लेकिन किसी स्तर की तो मिले। और किसके लिए? गांवों में रहने वाले पुअर के लिए। ये स्कीम सिर्फ गांवों में लगती है, शहरी इलाकों में इस स्कीम का कोई काम नहीं है। तो गांव में गरीब आदमी को सुरक्षा का एक स्तर लाने के लिए उसके जीवन में इस स्कीम को लगाया गया था। कह रहे लेकिन हुआ क्या? कह रहे लेकिन हाल ही में जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स आई हैं, ऐसी इंप्रूवमेंट्स जो स्कीम की प्रोसेस में लाई गई हैं, कह रहा है इन्होंने आयरॉनिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उपहास वाले तौर पे आयरॉनी वाले जो है तरीके से बदल दिया है इट को, यानी कि स्कीम को। और किस में? एक और डॉन्टिंग गवर्नमेंट इंटरफेस में, एक और बड़े ही चैलेंजिंग से, बड़े ही डराने वाले गवर्नमेंट के इंटरफेस में। इंटरफेस का मतलब होता है कनेक्शन, लिंक। और ये किसके लिए कनेक्शन? फॉर द इम्पोवरिस्ड, ऐसे लोग जो गरीब हो चुके हैं, जिनको काम की और पैसे की ज़रूरत है। समझ आया सेंटेंस? एक आपको मैं एक अच्छी बात बताऊंगा, अभी पहले सेंटेंस पूरा करते हैं। ये जो MG नरेगा है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉज इस्टेब्लिश्ड, पैसिव वॉइस में MG नरेगा को इस्टेब्लिश किया गया था। प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स की वर्ब है हैव ट्रांसफॉर्म्ड, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है ना, समझ गए ना, हैव ट्रांसफॉर्म्ड। अच्छा, आयरॉनिकली मतलब उपहास वाले तौर पे, पैराडॉक्सिकली भी बोलते हैं, सटायरिकली भी बोलते हैं, सरकास्टिकली भी इसको बोलते हैं। जब किसी बात में आयरोनी हो ना,
भाई सरकार इंप्रूवमेंट कर रही है लेकिन गरीबों को खाना मिलना बंद हो गया, तो ऐसी इंप्रूवमेंट किस काम की। तो ये आयरॉनिकली हो रहा है सारा काम, उपहास वाले तौर पे हो रहा है। डॉन्टिंग आप समझ गए हैं, फॉर्मिडेबल, चैलेंजिंग, डराने वाला, इंटिमिडेटिंग, टॉल ऑर्डर, टॉल टास्क। इंटरफेस का मतलब होता है लिंक। ये नरेगा सरकार और गरीबों के बीच का लिंक था, लेकिन अब ये बड़ा चैलेंजिंग सा लिंक हो गया। मज़े की बात मैं आपको ये बता रहा था, ये आर्टिकल आप ढूंढोगे ना आपको मिल तो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा चेंज्ड मिलेगा। क्यों चेंज मिलेगा, आजकल क्या है, बहुत सारे कॉपीराइट्स और कॉपीराइट्स चल रहे हैं अलग अलग, किसी चैनल के, किसी न्यूज़ के, किसी। तो मैंने एक छोटा सा काम शुरू कर दिया है, मैं आर्टिकल्स को खुद अपने हिसाब से चेंज और मॉडिफाई करने लगा हूँ। ठीक है, ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया था, लेकिन इसकी पूरी शक्ल हमने चेंज कर दी है। इसमें नए वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, ग्रामर के रूल लगा दिए हैं, तो आपको थोड़ा पढ़ाया भी ज़्यादा जा सके, और कल को कोई चैनल ऐसा भी ना बोले कि आप हमारी न्यूज़ को पढ़ा के कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हो, है ना, तो कॉपीराइट के चक्कर में करना पड़ रहा है। चलो और आगे बढ़ते हैं। हू बहू ऐसा आर्टिकल आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं मिलेगा। कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड a national mobile monitoring software last year to record attendance in real time with geotags and photographs, intending to minimize corruption and provide oversight। अब बताएगा हुआ क्या, सरकार ने क्या कर दिया। कह रहे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार, उसने इंट्रोड्यूस किया, वो लेकर के आई एक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को, पूरे भारत में मोबाइल से मॉनिटरिंग करने वाला सॉफ्टवेयर। और कब लाई, ये लेकर के आई सर लास्ट ईयर। अच्छा क्यों ले आई ऐसे ही, ये लेकर के आई सॉफ्टवेयर है ताकि रिकॉर्ड कर सके अटेंडेंस को, हाजिरी को। और कैसे, रियल टाइम के अंदर, हाथों हाथ। रियल टाइम का मतलब है वहाँ से बटन दबा और यहाँ से सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो गया दिल्ली तक कि ये आदमी आज जो है नरेगा में आया है काम करने। तो रियल टाइम अटेंडेंस, हाथों हाथ अटेंडेंस जिसमें लगे, ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर के आई। और अटेंडेंस कैसे लगेगी, ये अटेंडेंस लगेगी दो चीज़ों के साथ, जियो टैग्स एंड फोटोग्राफ्स। जियो टैग का मतलब होता है आपकी लोकेशन, आपकी जियो यानी जिस लोकेशन पे आपका टैग है ना, और दूसरा आपका फोटोग्राफ्स, जब आपने हाजिरी लगाई तो आप क्या पहन के आए थे उस दिन की फ़ोटो भी खींच लेंगे। तो ये किया सरकार ने। अब ये क्यों किया, कह रहा है जी ये सारा काम किया इंटेंड टू करते हुए, इस जो है मंशा के साथ में, इंटेंशन रखना, मंशा रखना, इंटेंड करना, मंशा करना। तो इंटेंडिंग टू करते हुए, मंशा रखते हुए कि कम कर सकें करप्शन को, भ्रष्टाचार को, और प्रोवाइड कर सकें, दे सकें थोड़ी सी और सुपरविजन या ओवरसाइट। ओवरसाइट होती है निगरानी या सुपरविजन। तो सरकार ने बोला करप्शन ऐसे ही ख़त्म होगा, हर मजदूर आएगा, सिक्का लगाएगा, अपना कार्ड जो है स्वाइप करेगा, या अपना समझ गए ना, कुछ बायोमेट्रिक जो है अंगूठा लगाएगा, उसकी फ़ोटो खींचेंगे, उसकी लोकेशन हमारे पास आएगी, तो हमें पता लगेगा किसको कितनी पेमेंट हो रही है। जीओआई की वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंट्रोड्यूस्ड, पास्ट इंडेफिनिट लगाया गया है क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे लिख दिया गया है। जब भी आपको पास्ट का एडवर्ब मिल जाए, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यस्टरडे, अ फ्यू मिनट्स बिफोर, पास्ट के टाइम का रेफरेंस मिल जाए, तो उस केस में पास्ट टेंस को यूज़ किया जाए, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस लिख देता, तो यहाँ हैज़ लगते ही ये सेंटेंस गलत हो जाता। ये वाला रूल तो सभी समझते ही हो ना। चलो रियल टाइम आपको बता दिया, एकदम रियल। यहाँ पे इधर आया मजदूर और उधर वहाँ दिल्ली में पता लग गया कि ये आदमी आज काम करने आया था। ओवरसाइट वर्ब का मतलब होता है निगरानी। ये एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ऑटो एंटोनिम, मतलब इसके दो मीनिंग है और वो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। पहला मीनिंग है निगरानी जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, दूसरा मीनिंग होता है ओवरसाइट का चूक, गलत जो है आपकी, समझ गए ना, गलती से जो चूक हो जाती है। तो निगरानी और चूक एक दूसरे के उल्टे मीनिंग है, लेकिन एक ही वर्ड दोनों मीनिंग्स रखता है। कह रहे हैं हाउएवर दिस इंटरवेंशन हैज़ रेंडर्ड द प्रोग्राम इनएक्सेसिबल टू मैनी ऑफ दोज हु नीड इट द मोस्ट। कह रहे हैं हालांकि जो ये इंटरवेंशन है, ये जो दखल अंदाजी सरकार ने दी है इस सॉफ्टवेयर को लगा के, कह रहे हैं इसने रेंडर कर दिया है, इसने बना दिया है। रेंडर करना, किसी चीज़ को कुछ बना देना। तो इस इंटरवेंशन ने इस जो है बना दिया है, रेंडर कर दिया है इस पूरे नरेगा के प्रोग्राम को पहुंच से बाहर, यानी इनएक्सेसिबल। और किसके लिए, मैनी के लिए, बहुत लोगों के लिए, जो कि दोज जो ज़रूरत रखते हैं, नीड करते हैं इसको सबसे ज़्यादा, हु नीडेड द मोस्ट, मैनी ऑफ दोज हु नीडेड द मोस्ट। और ये कैसे हुआ सारा काम, लीडिंग टू डिले वेज पेमेंट्स, लीड टू करते हुए, इस तरफ हमें ले जाते हुए जो है वेज की पेमेंट में डिलेज, यानी मजदूरी के भुगतान में देरी। इंटरवेंशन की वर्ब है हैज़ रेंडर्ड। रेंडर वर्ब का इस्तेमाल आपको करना अच्छे से बताया गया है, मेरे ख्याल से 500 बार बता दिया गया होगा पिछले एक साल में। रेंडर करने का मतलब है किसी को कुछ बना देना। एक्सीडेंट ने उसको अपाहिज बना दिया, द एक्सीडेंट हैज़ रेंडर्ड हिम अ अपाहिज या क्रिपल, है ना। मेहनत ने उसको या उसके आलसीपने ने उसको नाकामयाब बना दिया, हिज लेजीनेस हैज़ रेंडर्ड हिम अनसक्सेसफुल। रेंडर वर्ब को गलत चीज़ों को बनाने के लिए नेगेटिव सेंस में ही इस्तेमाल किया जाता है जनरली,
है ना, किसी को इनएक्सेसिबल बनाने के लिए, किसी को अपाइज बनाने के लिए, किसी को बेरोजगार बनाने के लिए। रेंडर समवन समथिंग, हमेशा एडजेक्टिव यूज़ होगा इसके साथ में, याद रखना है, एडजेक्टिव फॉर्म को ही यूज़ करना है। चलो और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रेगुलर रहना पड़ेगा क्लास में। एक चीज़ जो आज आपको बताई गई है ना, ये जब तक 2-3 बार और फिर नहीं देखोगे अगले 15 दिनों में, तो ये चीज़ आप रिटेन नहीं कर पाओगे। कह रहे ओनली 43% ऑफ नरेगा वर्कर्स वर एलिजिबल फॉर द न्यू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम बिकॉज मैनी वर अनेबल टू प्रोवाइड देयर डिटेल्स। कह रहे महज 43% जो है मनरेगा के वर्कर जो हैं वही एलिजिबल थे, वही सक्षम थे या लायक थे नए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के। ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसमें आधार कार्ड लगेगा, फिर उसकी पेमेंट जो है भुगतान होगी। और क्यों थे? क्योंकि बहुत सारे लोग अनेबल थे प्रोवाइड करने में अपनी डिटेल्स को, अपने आधार कार्ड को अपने फ़ोन से अपलोड करने में। आगे बात समझ में? एमजी नरेगा वर्कर्स की वर्ब है वर, मैनी की वर्ब है वर। चलो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा जी फॉर ऑलमोस्ट 2 months वर्कर्स हैव बीन कैंपिंग आउट इन दिल्ली टुवर्ड्स द गवर्नमेंट टू असिस्ट देम। कह रहा लगभग 2 महीने से वर्कर जो हैं, मजदूर जो हैं, लेबरर्स जो हैं एमजी नरेगा में, वो कैंप कर रहे हैं दिल्ली के अंदर खुले में। आउट इन दिल्ली, कैंपिंग इन दिल्ली का मतलब है दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। आउट का मतलब है खुले में दिल्ली में कहीं बैठे हैं और वहाँ पे बैठ के कैंप कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं भाई कैंपिंग? ताकि वो अर्ज करें, ताकि वो रिक्वेस्ट करें सरकार को कि सरकार उनको असिस्ट करे, सरकार उनको उनकी भुगतान जो है पेमेंट का करवाने में मदद करे। वर्कर्स की वर्ब है हैव बीन कैंपिंग, या कैंपिंग आउट भी बोल सकते हैं। कैंप आउट करना, खुले में जो है समझिए ना, धरना प्रदर्शन करना। अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, अपील करना। कह रहे जी द मनरेगा एलोकेशन वॉज रिड्यूस्ड बाय 33% इन दिस ईयर्स बजट कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर्स रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। कह रहे जी मनरेगा का जो एलोकेशन है, एलोकेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल लैंग्वेज में बजट, जो सरकार किसी काम के लिए साल की शुरुआत में डिक्लेयर करती है। इस साल इतने की सड़कें बनवाएंगे, इस साल इतने की एमजी नरेगा करवाएंगे। कह रहे जी एमजी नरेगा का जो एलोकेशन है, जो बजट है, पैसिव वॉइस लगा करके सरकार ने रिड्यूस कर दिया। बजट वॉज रिड्यूस्ड, और कितने परसेंट से? बाय 33%। और कब? इस साल के बजट में। अच्छा किसके मुकाबले? 33% कम हुआ, 67% रह गया, तो किसके मुकाबले? मुकाबले में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स के रिवाइज एस्टिमेट्स के। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है भाई? जो फरवरी में आया, अप्रैल में आया, वो है ओरिजिनल एस्टिमेट या बजट या एलोकेशन। और जो सितंबर में सरकार रिवाइज करती है 6 महीने की प्रोग्राम देख करके कि भाई कितनी हमें और ज़रूरत होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, उसको बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। तो एक्चुअल में फाइनल बजट रिवाइज एस्टिमेट होता है। तो कह रहे हैं जी पिछले साल का जो फाइनल बजट देखे तो उसके मुकाबले 33% कम है इस साल का। और कह रहा है ऐसा क्यों हुआ? कह रहा विद द GOI एट्रीब्यूटिंग इट टू डिक्रीजिंग डिमांड फॉर सच वर्क ड्यू टू इम्प्रूविंग रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस। कह रहे जी ये सारा जो कांट छांट हुई है बजट में, कह रहे ये हुई है इस चीज़ के साथ ही विद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एट्रीब्यूट करने के इस चीज़ को, और किस चीज़ के ऊपर? कम होती हुई डिमांड के ऊपर। एट्रीब्यूट समवन टू समथिंग, किसी चीज़ के कारण को बताना। कह रहे जी हुआ है सारा काम हमारी सरकार के इस कटौती के कारण को बताते हुए, कम डिमांड को, एट्रीब्यूटिंग इट टू डिक्रीजिंग डिमांड, कम होती हुई डिमांड। और डिमांड किसकी है? इस तरह के दिहाड़ी मजदूरी के काम की, फॉर सच वर्क की। और कम डिमांड क्यों हुई है? कम इसलिए हुई है ड्यू टू, क्योंकि इम्प्रूव हो रही है रूरल इकोनॉमिक कंडीशन, गाँवों में लोगों की माली हालत। तो सरकार ये बोल रही है भाई गाँवों में लोग एमजी नरेगा में काम नहीं करना चाहते, पैसे वैसे खूब कमा रहे हैं, उधर उधर काम कर रहे हैं, तो वर्क की डिमांड कम है, तो हम बजट भी कम रख रहे हैं इस साल का। नरेगा की वर्ब है वॉज रिड्यूस्ड, ये एट्रीब्यूट टू, एस्क्राइब टू, याद रखना जिस भी चीज़ का रीज़न बताया जाए तो एट्रीब्यूट या एस्क्राइब के बाद टू लगा के, ये टू बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिक्स प्रेपोजिशन है। चलो कह रहा है हाउएवर सम ऑब्जर्वर्स इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हु ट्रैक द प्रोग्राम डिसएग्री विद दिस असर्शन। कह रहा है सरकार ने तो कह दिया, हालांकि कुछ ऑब्जर्वर्स जो हैं, ऐसे लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पूरे मामले को समझते हैं, अच्छे से देख रहे हैं, जिसमें शामिल हैं हमारी सिविल सोसाइटी के कुछ एक्टिविस्ट वगैरह, समझते हैं ना, जो ये NGO वगैरह चलाते हैं, सिविल सोसाइटी के जो लीडर्स होते हैं। कह रहे जिसमें समाज के कुछ क्रांतिकारी लोग भी शामिल हैं। कह रहे जो ट्रैक करते हैं, जो अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को। कह रहे ये ऑब्जर्वर्स जो है ना, जिनमें ये शामिल हैं, ये ऑब्जर्वर्स डिसएग्री करते हैं, सहमत नहीं हैं सरकार के इस असर्शन से, सरकार के इस क्लेम से या दावे से। असर्शन, अफर्मेशन, डिक्लेरेशन है ना, किसी का क्लेम, किसी का दावा, किसी की स्टेटमेंट। अच्छा क्यों नहीं है भाई, आगे बताएगा।
ऑब्जर्वर्स की वर्ब है डिसएग्री, हु की वर्ब है ट्रैक। हु किसके लिए आया है? हु आया जी एक्टिविस्ट के लिए, वो एक्टिविस्ट हु ट्रैक द प्रोग्राम, है ना। तो एक्टिविस्ट प्लूरल है तो हु की वर्ब भी ट्रैक है, ना कि एस, प्लूरल नहीं बनाई गई, सिंगुलर नहीं बनाई गई। ये जो एंटीसीडेंट वाला चक्कर है ना, ये हमेशा देखा करो। जब भी हु विच दैट या वट भी मिल जाए या हुम भी मिल जाए, उसके एंटीसीडेंट को चेक करके उसके हिसाब से वर्ब को देखा करो। कभी कभी वर्ब उल्टी होती है, एंटीसीडेंट सिंगुलर है वर्ब प्लूरल है, तो वहीं आपको एरर मिलेगी। कह रहा है इट इज़ क्लियर दैट फ्लॉड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस सच एज ऐप बेस्ड अटेंडेंस एंड आधार इनेबल पेमेंट्स आर डिटरिंग पीपल फ्रॉम सीकिंग वर्क दे डेस्परेटली रिक्वायर। कह रहा है ये चीज़ साफ है कि ये जो ख़राब टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है, सरकार ने नया ऐप बना दिया जो ढंग से चल नहीं रहा, फ्लॉड सोल्यूशन है, ख़राब सोल्यूशन है, इम्परफेक्ट सोल्यूशन है। कह रहा है कि जैसे कि ऐप के हिसाब से अटेंडेंस और आधार के हिसाब से पेमेंट, कह रहे हैं ये सोल्यूशन जो है ना डिटर कर रहे हैं, रोक रहे हैं पीपल को, यानी लोगों को। और किस काम से रोक रहे हैं भाई? ये रोक रहे हैं सीख करने से, ढूंढने से या पाने से उस वर्क को जिसको वो डेस्परेशन के साथ में, जिसकी उनको ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा, जिसकी इनको रिक्वायरमेंट है। तो ये अटेंडेंस इस तरह से पैसे आ रहे हैं आधार के हिसाब से, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो लोगों को काम की ज़रूरत होने के बावजूद इस काम को वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है शायद पैसा ही ना मिले मनरेगा में काम करके। आगे बात समझ में। इट की वर्ब है, सॉल्यूशंस की वर्ब है डिटरिंग, डिटर करना, किसी को रोकना। डिटर, स्टॉप, डिस्करेज, सबके बाद में जिस भी चीज़ से रोकोगे फ्रॉम लगा के बताओगे। डिटर समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना, सीकिंग समथिंग, प्लेइंग समथिंग, ईटिंग समथिंग। दे की वर्ब है रिक्वायर्ड, डेस्परेशन आप जानते हैं, जिसमें आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो ना, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, वो आपकी डेस्परेट स्टेट होती है। चलिए अब लास्ट छोटे से पैराग्राफ में दो, आपको मिलेगा सॉल्यूशंस। कह रहे हैं न्यूमरस वर्कर्स हैव टेस्टिफाइड अबाउट लूजिंग वेजेस ड्यू टू अटेंडेंस सिस्टम एरर्स। कह रहे बहुत सारे वर्कर्स ने टेस्टिफाई किया है, और किस बारे में? वेज को लूज़ करने के बारे में, सैलरी को खोने के बारे में। और किस वजह से? ड्यू टू अटेंडेंस सिस्टम एरर्स, अटेंडेंस सिस्टम में जो एरर्स हैं उसकी वजह से। तो वर्कर सुबह आया था, उसने अंगूठा भी लगाया था, लेकिन नेट नहीं काम किया, अंगूठा ऊपर पहुंचा ही नहीं। शाम को उसको सैलरी मिलनी थी, सैलरी भी नहीं दी गई उसको। तो ये सारी जो एरर्स हैं इसकी वजह से उन्होंने टेस्टिमनी दी है, अपनी गवाही दी है कि हमारी तो वेजेज हमें लूज़ करनी पड़ी। वर्कर्स की वर्ब है हैव टेस्टिफाइड, टेस्टिफाई करना, किसी चीज़ की गवाही देना, किसी चीज़ का एविडेंस देना। कह रहे हैं एंड वर्क साइट सुपरवाइजर्स हैव हैड टू परचेज स्मार्टफोन्स टू यूटिलाइज ऐप। और कह रहे हैं जो वर्क साइट सुपरवाइजर्स हैं, वर्क पे काम करने वाले जो मज़दूरों के ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको ये काम करना पड़ रहा है। दे हैव हैड टू, ये हैव हैड वाली स्ट्रक्चर आपको सिखाते हैं अभी। तो क्या करना पड़ रहा है भाई? उनको ख़रीदना पड़ रहा है स्मार्टफोन को, ताकि वो ऐप को यूज़ कर सकें जो सरकार से मिली है उनको, है ना, जो नरेगा की ऐप है। तो सरकार फ़ोन नहीं दे रही होगी, इनको बोल रही होगी आप अपना ही फ़ोन इस्तेमाल करो, तो जिनके पास नहीं है ना उनको फ़ोन ख़रीद के लाना पड़ रहा है। सुपरवाइजर्स की वर्ब है हैव हैड। हैव हैड क्या होता है देखते हैं अभी, ये पूरा फ्लो में पढ़ते हैं, पूरा पैराग्राफ है ना, फिर इस पे आते हैं। कह रहे बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम स्पॉटी कनेक्शन एंड ऐप एरर्स शुड हैव बिन एंटीसिपेटेड। कह रहे जी इम्प्लीमेंट करने से पहले इस पूरे सिस्टम को सरकार को स्पॉटी कनेक्टिविटी और ऐप की जो एरर्स हैं, कनेक्टिविटी आप समझते हैं, लिंक, नेटवर्क आना, इंटरनेट आना, 2G आ रहा है, 4G आ रहा है, 1G आ रहा है, और स्पॉटी का मतलब होता है इनकन्सिस्टेंट, कभी तेज़ आ गया कभी धीमा आ गया। और ऐप की एरर्स तो आप समझते ही हैं जो कभी कभी आ जाती हैं। कह रहे हैं जी इस इम्प्लीमेंट करने से पहले सिस्टम को इन दोनों चीज़ों को एंटिसिपेट किया जाना चाहिए, इन दोनों चीज़ों को एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, अपनी कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए। किसी चीज़ को जब आप एंटिसिपेट करते हैं ना, तो उसका पहले से अंदाज़ा लगा के उसको अपनी कैलकुलेशन में ले लेते हैं। जैसे आप बाहर जा रहे हैं, आपको लगा आज ट्रैफिक ज़्यादा है, तो ट्रैफिक को एंटिसिपेट करके आप 15 मिनट जल्दी निकल गए। समझ रहे हो ना, ऐसे वर्ड ही आप यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही स्पॉटी कनेक्टिविटी और ऐप की एरर्स को भी पहले से ही अंदाज़ा लगा के कैलकुलेशन में ले लिया जाना चाहिए था। दे शुड हैव बीन एंटिसिपेटेड एंड ऑल्टरनेटिव्स शुड हैव बीन प्रोवाइडेड। और जो विकल्प हैं ऐसे सूरत में, ऐसे हालात में, उनको भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए था सरकार के द्वारा। बस यही सरकार से जो नाराज़गी है सभी की। अच्छी चीज़ लेकर के आए हो, लेकिन आप सोच के तो आते हैं कि अगर ये काम नहीं करी तो फिर लोगों को, मज़दूरों को घर में खाना कैसे पकेगा, उनकी सैलरी अगर आप नहीं दोगे तो। कनेक्टिविटी और एरर्स की वर्ब है शुड हैव बीन एंटिसिपेटेड, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन प्लस में V3, थर्ड कंडीशनल की फॉर्म है ये हो जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, या ये हो सकता था, है ना। कुड हैव बीन का मतलब है ये हो सकता था, वुड हैव बीन का मतलब है ये होता।
तो अभी पूरा डिटेल में जाने की बजाय मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। बाकी थर्ड कंडीशनल चला लो, कंडीशनल चैप्टर में रखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर को डिटेल में आपको करवाया गया। शुड हैव बीन V3 पैसिव है यहाँ। ऑल्टरनेटिव्स की वर्ब है शुड हैव बीन प्रोवाइडेड। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। स्पॉटी का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, कभी बहुत तेज कभी बहुत धीमा। कह रहे नो वन शुड हैव टू फॉरगो फेयर पेमेंट फॉर वर्क डन ड्यू टू ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजिकल फिक्स दैट प्लेसेस टू मच बर्डन ऑन द पुअर सिटीजन्स। कह रहे भी कोई भी आदमी को ये ना करना पड़े। नो वन शुड हैव टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू बताते हैं आपकी मजबूरी, और शुड बताता है चाहिए। तो किसी की भी मजबूरी ना हो ये काम करने की, और वो काम है जाने देना, फॉरगो कर देना, त्याग कर देना फेयर पेमेंट का, सही जो है भुगतान का, उस काम के लिए जो उन्होंने कर दिया है, फॉर द वर्क दे हैव डन। और क्यों ना जाने देना पड़े? एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजिकल फिक्स की वजह से, सरकार के द्वारा एक पेचीदा तकनीकी जो उपाय किया गया है उसकी वजह से, सरकार ने नई तकनीक लगाई है उसकी वजह से। और ये वही तकनीक है, ये वही उपाय है, वही फिक्स है जो प्लेस करता है, रखता है बहुत ज़्यादा बोझ को, बर्डन को समाज के सबसे गरीब लोगों पे, ऑन द पुअरेस्ट सिटीजन्स पे। समझ में आ गई बात? वन की वर्ब है शुड हैव, फॉरगो मतलब जाने देना, रिलिंक्विश करना, गिव अप करना, किसी चीज़ को दूर से ही मना कर देना। तो कोई भी ऐसा आदमी ना हो जो अपनी सैलरी खो दे। फिक्स के लिए आया दैट रिलेटिव प्रोनाउन, और इस रिलेटिव प्रोनाउन को एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब लेनी है। फिक्स सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, पीछे एस लगा हुआ है। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट करवा दें आपको, हैव हैड। देखो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है ना, तो बेसिकली आपको प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट टेंस के बीच का फ़र्क समझना होगा। अभी तक जो भी दिमाग में उसको एक बार निकाल दो, जो 3 मिनट में समझाने वाला हूँ इसको समझो। ये 3 सेंटेंस समझ पा रहे हो क्या? हर फैमिली हैज़ दिस प्रॉपर्टी, आई हैव अ पेन इन माई जॉ, शी हैड टू रेज द फैमिली। उसकी फैमिली के पास ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हैज़ जो है ना, ये ऑन की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऑन्स दिस प्रॉपर्टी। टेंस कौन सा है जी? टेंस है जी इंडेफिनिट। इंडेफिनिट कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई हैव अ पेन इन माई जॉ, यहाँ पे भी हैव का मतलब है किसी चीज़ को पजेस करना। मेरे पास एक पेन है, मेरी जॉ में, मेरे जबड़े में हो रहा है दर्द। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। और तीसरा क्या है? शी हैड टू रेज द फैमिली, उसको रेज करना पड़ा, परिवार को पालना पोसना पड़ा, रेज द फैमिली करना पड़ा, मजबूरी थी उसकी, शी हैड टू। ये भी इंडेफिनिट है लेकिन ये है पास्ट इंडेफिनिट। अगर इतना समझ गए तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसको समझ लेना, ये 3 सेंटेंस इंडेफिनिट में क्यों है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के इन सेंटेंसेस को बनाया गया। अब देखो मैं आपसे एक सवाल करूं, मान लीजिए मैं ये कहना चाहूँ कि वो जो है ना, उसकी परिवार ये प्रॉपर्टी को ऑन करता नहीं है, करता आ रहा है। मान लीजिए बोलूँ पिछले 10 सालों से, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो मुझे बताओ अब ये सेंटेंस इंडेफिनिट में बनेगा क्या? नहीं सर, अब ये सेंटेंस बनेगा परफेक्ट में। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में बन सकता है, लेकिन हैज़ वर्ब जो है एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं जाती। मैं थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसका परिवार ऑन करता आ रहा है इस प्रॉपर्टी को लास्ट 10 सालों से, तो ये काम कंटिन्यूस टेंस या इंडेफिनिट टेंस में ना होकर परफेक्ट टेंस में होगा। और परफेक्ट टेंस में होगा तो मैं क्या करूँगा जी, मैं इस हैज़ से पहले एक हैज़ और लगा दूंगा, ठीक है। और फिर इस हैज़ को बदल दूंगा V3 में। भाई हर फैमिली हैज़, अब मैं लिख दूंगा हर फैमिली हैज़, इसकी V3 होगी हैड। ये सिर्फ वही है जो ऑन्ड लिखने वाला था, यहाँ पे ऑन्ड भी लिख देता तो भी मीनिंग वही होता। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ पे अगर हैड की जगह पे ऑन्ड होता तो ये हैड ऑन्ड का ही मीनिंग देने वाला था। अब देखो सेंटेंस क्या बना, हर फैमिली हैज़ हैड या हैज़ ऑन्ड दिस प्रॉपर्टी फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो ये हैज़ हैड, हैव हैड, हैड ये परफेक्ट टेंस के बताते हैं। और पहले वाला जो हैज़ हैव हैड है वो वर्ब की हेल्पिंग फॉर्म है, दूसरा वाला है जो हैज़ वर्ब की मेन फॉर्म है। और यहाँ पे हैज़ का मतलब होगा किसी चीज़ को पजेस करना, किसी चीज़ को खाना पीना, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। जो भी हैज़ वर्ब के मीनिंग है, सारे मीनिंग आप लगा सकते हो, ठीक है। एक वीडियो भी की हुई है इस पर हमने अलग से 10 मिनट की, मैं हो सका तो ऊपर यहाँ पे उसका लिंक दे दूँगा। इसी तरीके से आप ये सेंटेंस भी बना सकते हो, जैसे कि आई हैव अ पेन इन माई जॉ। अब मैं यूँ कह दूँ मेरे जबड़े में पेन है 2 दिनों से, तो मैं लिख देता हूँ फॉर, या लिख देता हूँ कल से है, सिंस यस्टरडे। अब अगेन मुझे टेंस परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा आई हैव, और ये हैव की बन जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, या बन जाएगा हैव हैड। आई बात समझ में? और तीसरे केस में शी हैड टू रेज द फैमिली, उसको फैमिली को रेज करना पड़ा। लेकिन अगर मैं सेंटेंस ऐसा बना दूँ, बिफोर शी मैरिड हर बॉयफ्रेंड, तो यहाँ पे दूसरा जो टेंस है ये पहले वाला, अब ये पास्ट में ना जाके पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा हैड।
शी हैड टू रेज अ फैमिली। ठीक है, चलो बस यही कॉन्सेप्ट है। इंडेफिनिट का जब परफेक्ट बनाया जाता है प्रेजेंट या पास्ट में, तो आप हैज़ हैड, हैव हैड या हैड का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ये होती है मेन वर्ब, ये होती है हेल्पिंग वर्ब, ये होती है मेन वर्ब और ये होती है पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। तीनों ही केस में हैड ही होगा, क्योंकि हैज़ हैव हैड अपने बाद V3 ही लेते हैं। हैज़ हैव हैज़ ऐसा कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। चलो एक वीडियो है ऊपर, यहाँ डाल देते हैं, 10 मिनट की है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को और डिटेल में करवाया गया है। बढ़े आगे, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करने आया करो, पूरी ग्रामर यहाँ सिखाऊंगा तो फिर 2.5 घंटे क्लास हो जाएगी। करेक्ट डिजिटाइजेशन हैज़ बीन अ सक्सेस स्टोरी फॉर इंडिया। करेक्ट जो डिजिटलाइजेशन है, जिसको शॉर्ट लैंग्वेज में डिजिटाइजेशन भी बोलते हैं, देखो वर्ड है डिजिटल, इसी की वर्ब बनाई है हमने डिजिटलाइजेशन, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं डिजिटाइजेशन, बीच में से LI को निकाल देते हैं। कह रहे जी डिजिटल बनाने का जो काम है, तकनीकीकरण है, वो सक्सेस स्टोरी रहा है भारत के लिए, कामयाबी की एक कहानी रहा है। कह रहे बट द व्हेन एंड हाउ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द हाउ मच। कह रहे लेकिन व्हेन और हाउ नाम के जो सवाल है ना, कब और कैसे नाम के जो सवाल हैं, वो एज इम्पॉर्टेंट एज हैं, उतने ही ज़रूरी हैं जितने की एज जो हाउ मच नाम का सवाल है, कितना और कब। कह रहे जी व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक इन पब्लिक सर्विसेज, जब बात हो व्हेन इट कम्स टू इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी को पब्लिक सर्विसेज में। तो आम जीवन के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाना हो तो ये सवाल जितना इंपॉर्टेंट है ना कि कब करवाना है और हाउ कैसे करवाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है ये सवाल भी है कि हाउ मच कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाना है। हर आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सके। तो थोड़ा अजीब सा सेंटेंस है। व्हेन एंड हाउ दोनों की वर्ब है इज़, एक्चुअल में वर्ब टेक्निकली आर हो सकती थी, लेकिन सिंगुलर आइडिया की तरह इनको ट्रीट किया गया व्हेन एंड हाउ, है ना, व्हेन एंड हाउ। इसका कंपेरिजन हुआ है द हाउ मच से। व्हेन इट कम्स टू मतलब जब बात हो, इसमें इट वो सब्जेक्ट होता है, कम्स इसकी वर्ब होती है। व्हेन इट कम्स टू यूजिंग यहाँ पे वर्ब की ING फॉर्म में जीरेंड है। व्हेन इट कम्स टू हमेशा अपने बाद में नाउन या जीरेंड ही लेगा। जब बात हो खाने की तो मुझे पसंद है गुलाब जामुन। व्हेन इट कम्स टू फूड या व्हेन इट कम्स टू ईटिंग आई लव गुलाब जामुन्स, है ना। तो फूड भी लिख सकते हो व्हेन इट कम्स टू के बाद नाउन भी, और जीरेंड ईटिंग भी लिख सकते हो वर्ब की ING फॉर्म भी। बस ये दोनों में से एक ही आएगा, ये ध्यान रखना आपको। यूज़ करना सीखो इन फ्रेजेस को, बड़े आसान है, कॉमन लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। चलो जल्दी से आर्टिकल की क्विज़ पे आ जाओ। क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी कौन से कदम को एनविसेज किया जाना चाहिए था। कौन सी ऐसी टूल्स हैं जिनको सोचा जाना चाहिए था, जिनके बारे में सरकार के द्वारा, ताकि लोगों की वेज के डिले या डिनायल्स को रोका जा सके नरेगा में नई टेक्नोलॉजी के लगने के बाद। तो सरकार को क्या क्या सोच के रखना चाहिए था। सरकार को वेज बांटने का सिस्टम कैश में रखना चाहिए था। सरकार को वेज जब भी लेट हो तो उस पर इंटरेस्ट देना चाहिए था। सरकार को वेजेस जो है एडवांस में देनी शुरू कर देनी चाहिए थी, या सरकार को वैकल्पिक जो है तरीके ढूंढने चाहिए थे जब भी कोई टेक्निकल ग्लिचेज आ जाएं वेज को बांटने के अंदर। आर्टिकल आपने पढ़ा है, मेरे ख्याल से बहुत आसान है आंसर निकालना। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया इसी वीडियो के नीचे, ठीक है, पिंड कमेंट में। सेकंड में पूछा है जी आपसे, सरकार ने कैसे कोशिश की है सही ठहराने की, जस्टिफाई करने की कम होते हुए बजट के एलोकेशन को MG नरेगा में हाल के सालों में। सरकार क्यों बोलती है कि कम हमने किया है लेकिन ठीक किया है। तो 4 रीजन्स हैं आपके सामने। सरकार कह रही है कि बजट इसलिए कम किया है कि रूरल इकॉनमी सुधर गई, या सरकार ने बोल दिया कि अभी तो कम कर दिया लेकिन आगे बढ़ा देंगे हार्वेस्ट सीजन में जब कटाई होगी, या सरकार बोल रही है कि आप झूठ बोल रहे हो, हमने तो कोई बजट कम नहीं किया, सरकार कह रही है वैसा का वैसा है। या सरकार यूँ कह रही है कि लोग अब जो हैं अच्छी नौकरियाँ करना पसंद करते हैं, स्किल्ड बेस्ड जॉब करना पसंद करते हैं बजाय दिहाड़ी मजदूरी के। तो एग्जैक्ट रीज़न को आपको यहाँ पर नरेट करना है। अच्छे लेवल का है, मेंस लेवल का क्वेश्चन, कोशिश करेंगे सभी। 3rd, 4th, 5th क्लोज टेस्ट है। यहाँ पे आपसे वही स्ट्रक्चर पूछी है, हैज़, हैव, हैड, है ना, तो लगा के दिखाओ स्ट्रक्चर को कैसे लगाओगे। चौथे के अंदर आपसे पूछा है एस्क्राइब वर्ब अपने बाद में कौन सा प्रेपोजिशन लेती है, और 5वें में आपसे पूछा है डिटर वर्ब अपने बाद में कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन लेगी। डिटर समवन डूइंग समथिंग, तो बीच में क्या लगेगा, है ना, बाय लगेगा, फ्रॉम लगेगा, विद लगेगा, फॉर। चलिए 6वां एक सिनोनिम पूछा इस वर्ड का, फॉर्मिडेबल का, तो बताओ इसमें से कौन सा वर्ड इसके मीनिंग वाला सेम है। 7वें में पूछा है आपसे मीनिंग इम्पोवरिश का एंटोनिम, तो इसका जो उल्टा होगा वो वाला इसका आंसर बनेगा, है ना। चलिए 7 क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट कमेंट में आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं। मुलाकात लेंगे आपसे कल। अंटिल देन साइनिंग आउट।
कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।